तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एक ये एग्जांपल है, एग्जांपल 8-9 देख लेते हैं अभी। पहला, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट विदाउट टचिंग इट। तो इसमें क्या है कि भाई ये मेटल स्फीयर है, ठीक है, इसको मेरे को चार्ज करना है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि हम लोग चार्ज करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि एक अगर मेरे को उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो चार्ज बाय इंडक्शन के थ्रू कर सकते हैं। इंडक्शन मतलब आप किसी ऐसे बॉडी को उसके पास में ले आओ, ठीक है, जैसे कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इसके पास में ले आओ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जैसे इसके पास में आ जाएगा तो इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इस साइड आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस को ये रिपेल करेगा तो इस साइड आ जाएंगे। दिस इज़ हाउ ये क्रिएट कर देगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर देगा, लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, और नेगेटिव चार्जेस को ये रिपेल कर देगा, वो राइट साइड में चले जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ वो चीज़ मतलब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, ठीक है, उसके बाद जब अगर इसको आप रिमूव करेंगे, जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज था इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है, इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे बेसिकली, जो नेगेटिव चार्जेस जो यहाँ पर आ चुके थे बेसिकली ये वाले, ठीक है, ये वाले जितने भी थे, ये इसको ग्राउंड से जैसे आपने कनेक्ट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट कर जाएंगे ग्राउंड पे। बचेगा क्या यहाँ पे? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज बचने के बाद क्या होगा, ये अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा थ्रू आउट द स्फीयर बॉडी, ठीक है। सो दिस इज हाउ चार्ज बाय इंडक्शन के थ्रू ये वाला टॉपिक हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इफ़ दे मूव आउट ऑफ अ बॉडी, राइट, to another body every second, how much time it is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। 1 कूलम चार्ज तो हमें पता है कितना होता है, और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और एक टाइम में कितने चार्जेस जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10⁹9, ठीक है। तो हर एक सेकेंड में, ठीक है, टोटल कितना चार्ज ट्रैवल कर रहा है? 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम्स। तो टोटल सेकेंड्स कितने लगेंगे? 1 कूलम डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻10, तो कूलम, ये इतने सारे आपके वो आ जाएंगे जो है, ठीक है। तो इट विल कम अमाउंट टू मतलब बेसिकली 6.25 इंटू 10⁹9 सेकेंड्स। और कितना टाइम, अगर सेकेंड्स को आप आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे भी करना है, अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। 1 कूलम जो होता है ना, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। जनरली 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी में जनरली हम लोग देखते नहीं है एक ही टाइम में। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। कप ऑफ वाटर मतलब हम देख लेते हैं, जैसे 250 ग्राम पानी है फॉर एग्जांपल, 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होता है हम लोगों को पता है, 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो 250 ग्राम में कितना आ जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 18 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, है ना। 18 मोल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे? ये आ जाएगा 250/18 इंटू 10 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इतने तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब हर एक पानी के मॉलिक्यूल में, हर एक पानी के मॉलिक्यूल में टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 2 हैं, और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 1 है ना। तो टोटल भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2 प्लस आपकी 8 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उसी तरीके से 10 प्रोटॉन्स हो गए हर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। तो इतने सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 250/18 नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। फिर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब चार्ज पूछा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा इतना, और हर एक प्रोटॉन और टोटल प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1.3 कवर हो गया भाई। 1.4 देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है।
1.4 कहता है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इन द न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन द मासेस रिस्पेक्टिवली। मतलब जो फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों ग्रेविटेशन के केस में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में भी। तो कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंड फॉर 2 प्रोटॉन्स। Estimate the accelerations of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction while they are 1 Armstrong apart। तो 1 Armstrong apart है भाई, है ना। 1 Armstrong की वैल्यू कितनी होती है भाई? 10⁻⁻10 मीटर होती है 1 Armstrong की वैल्यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया गया है यहाँ, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला तो सिंपल ही है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, ये 6.67 इंटू 10⁻11 जो जी होता है m1 m2 अपॉन r²। तो अगर पहला जो है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास रख दो, प्रोटॉन का मास रख दो, रेडियस को 1 आर्मस्ट्रॉन्ग ले लो f। इसके बाद ये आप ले लेंगे f इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो k q1 q2 अपॉन r²। तो चार्ज तो आपको दोनों का पता ही है, हर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। और k की वैल्यू तो पता ही है, ये कितना आ जाता है, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आता है, ये आपको पता है ये वाली बात ना। बस दोनों का रेशियो डायरेक्ट ले लीजिए और रेशियो से डिवाइड कर लीजिए, तो दोनों का रेशियो कुछ इस टाइप का आता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वैसा है और जहाँ पे प्रोटॉन है तो वैसा है। यू कैन सी कितना ह्यूमंगस डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक force in case of electron and proton is 10⁻39 times more powerful than the gravitational force between them, and the electrostatic force between 2 protons is around 10⁻36 times more massive than the gravitational force between them, ठीक है। थर्ड पार्ट फिर कह रहा है कि भाई estimate their accelerations of electron and proton due to the electric force of their mutual attraction when they are इतना। तो इन पे फोर्स कितना लग रहा है वो तुमने निकाल लिया। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर लो, दैट्स इट। फोर्स तो अपने को अभी निकाल सकते हैं, फोर्स मिल जाएगा मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के q1 q2 बाय r² के बेसिस पे निकाल लो, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, दिस इज इक्वल टू दिस फोर्स जो अभी फोर्स कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालोगे, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो इतना एक्सेलरेशन है, ठीक। आप ये देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा वैल्यू आ रही है इसकी 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो मतलब बहुत ही ह्यूज एक्सेलरेशन हो गया, दिस इज़ इन्फाइनाइटली ह्यूज एक्सेलरेशन। तो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय द नायलॉन थ्रेड। Another charged metallic sphere B is held by the insulating handle is brought close to A such that distance between their centers is 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, मतलब इसको तो धागे से बांध दिया, दूसरे को दूसरा चार्ज मेटालिक स्फीयर है जिसको 10 सेंटीमीटर के गैप पर उसको सामने रख दिया, ठीक है। द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज़ नोटेड फॉर एग्जाम्पल विद द शाइनिंग बीम ऑफ द लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द शैडो ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है वो मतलब कि नोट किया दोनों को, ठीक है। टोटल मतलब कितना हो रहा है, तो बेसिकली ठीक है टोटल रिपल्शन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। पहले तो इन लोगों को मेजर कर लिया इनका रिपल्शन, फिर अनचार्ज स्फीयर से जैसे सी से इसको टच कर दिया और डी से इसको टच कर दिया। तो टच करने के बाद क्या है, इंडक्शन के वैसे ही इस पे भी चार्ज आ जाएगा और इस वाले नए वाले स्फीयर पे भी चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टोटल चार्ज इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी एंड डी आर देन रिमूव्ड एंड बी इज ब्रॉट क्लोजर टू एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब क्या करें कि अब इनके डिस्टेंस पहले 10 था, अब 5 कर दिया, ठीक है। तो इसमें जितना चार्ज था ना वो अब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जो मतलब अब चार्ज आधा आधा हो जाएगा दोनों के बीच में। स्फीयर ए एंड सी एंड स्फीयर बी एंड डी आर आइडेंटिकल साइजेस, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। तो अब रिपल्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा, तो वो वही उस टाइप का सवाल है।
तो पहला मान लो ओरिजिनल चार्ज ए पे क्यू था, बी पे क्यू डैश था, तो के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जब आइडेंटिकल चार्जेस को सी को ए के साथ लगा दोगे ना, तो दोनों पे Q/2 चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये, ठीक है। अनचार्ज वाले को अगर तुम रख दोगे तो टोटल चार्ज इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से एक अनचार्ज वाले को इसके पास में रख दोगे तो टोटल चार्ज इन दोनों में इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो अब आधा हो गया, तो Q/2 हो गया दोनों में, डिस्टेंस भी R/2 हो गया। तो उस हिसाब से देखेंगे तो फोर्स अभी भी सेम ही है, ठीक है। उसके बाद ये है, और उसके बाद एक सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पर जो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, उससे रिलेटेड एक लाइक एग्जांपल दिया गया है। इनफैक्ट 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो एक करके कंसिडर कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कंसिडर द 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड L, ठीक है। जैसे इनके वर्टिसेस पे लगा दिया है, साइड L है, साइड लेंथ जो है इसकी स्मॉल l है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द ट्रायंगल Q, द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पर क्या रहा है कि जो नेट फोर्स है वो कितना है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द चार्ज Q विद द सेम साइन एज Q। तो यहाँ पर एक चार्ज Q है, बाकी ये Q1 Q2 तीनों का तो चार्ज की वैल्यू स्मॉल q के बराबर है। तो अब देखो, अब यहाँ पर जो मेन चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, मेन चार्जेस ये तीनों हैं, इसके वजह से यहाँ पर ऐसे लगेगा, इसके वजह से ऐसे लगेगा, और इसके वजह से ऐसे लगेगा यार, ठीक है। अब करने के बाद नेट फोर्स हमेशा सेंटर लोकेशन पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो वैसे तो 0 आएगा। हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देख लो कैसे करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ मेथड नहीं है, ठीक है। देखो, इस फोर्स का डायरेक्शन तो ऐसे लग रहा है, और इस फोर्स का ऐसे लग रहा है, सेंट्रॉइड पर ही लग रहा है। अब इन दोनों के बीच के एंगल्स कितना ज़रा देख लें, तो ऑफ कोर्स ये एक एंगल बाइसेक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। मतलब जो सेंट्रॉइड से पास होने वाली जो लाइन होती है वो एंगल बाइसेक्टर के तौर पे होती है। हम इसको आराम से प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दैट इज़ कंपैरेटिवली इजी टू प्रूव, बट वी आर नॉट गोइंग आफ्टर द प्रूफ्स बहरहाल, ठीक है। या इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये जो लाइन होता है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी काम करता है और एंगल बाइसेक्टर के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है, बट नेचुरली ये 60 डिग्री हो जाएगा ना, और ये भी 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 + 60 120 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू F1² + F2² + 2F1 F2 cos ऑफ 120 डिग्री का अंडर रूट ले लेंगे। तो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, F के बराबर आ जाएगा, क्योंकि चाहे F1 ले लो, F2 ले लो या F3 ले लो, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KQQ अपॉन R कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, R मान लो इसको, इस वाले डिस्टेंस को R मान लो अपॉन R² है ना। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F1² F² मतलब 2F² प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। तो 2F² cos 120 माइनस हाफ हो जाता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा F² का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा F। तो नेट जो फोर्स आ जाएगा F आ जाएगा, और ये कहाँ पर रहेगा, ये ऐसे वेक्टर है, ऐसे वेक्टर है, दोनों का अगर पैरेललोग्राम से ऐड करोगे ऐसे और ऐसे, तो नेट वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा। ये इजी है वेक्टर के, मतलब सिमेट्री से देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ऊपर के डायरेक्शन में नेट फोर्स है, और कितना है, F है। अच्छा, नीचे वाला फोर्स भी है इस वाले चार्ज के वजह से, इस पर जो लग रहा है वो भी F ही है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे पूरी तरीके से, और नेट फोर्स कितना आ जाएगा, सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स तुम्हारा 0 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो प्रीटी इजी क्वेश्चन। उसके बाद यही कह रहा है कि भाई अब हर एक वर्टिस पे अभी कितना फोर्स लग रहा है ना, ये निकालना है। ये भी इजी है, मतलब नॉट अ बिग थिंग टू फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल किसी भी एक पॉइंट पे देख लेते हैं, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर कितना चार्ज है। तो भाई इसके वजह से तो इस पर इसके वजह से इस पर यहाँ पे लगेगा, और इसके वजह से इस पर यहाँ पे लगेगा। और हाँ, एक कैच ये है कि यहाँ पे एक -Q चार्ज है और ये दोनों Q चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, एक इस पर अट्रैक्ट करेगा इसको, इस वाले चार्ज को, ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन ज़रा देख लेते हैं, एक इधर है और एक इधर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और फोर्स दोनों को सेम ही मान लो। तो ये KQ² KQQ
अपॉन एल स्क्वायर ही रहेगा, ऑफ कोर्स इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, तो उसको एफ ले लो, इसको के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f F1 F2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f² इंटू कॉस 60 डिग्री हाफ हो जाएगा, तो अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3f², ये आ गया √3 टाइम्स ऑफ फोर्स f। √3f आ गया जो कि ये बता रहा था, है ना। तो √3 टाइम्स आ जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दैट्स इट। ये तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ था नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ बोल रहे हैं, मतलब कि ठीक है, नेट फोर्स तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा ऑफ कोर्स, यहाँ पे भी नेट फोर्स सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं, जो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अभी क्या है कि ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी दैट द सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द 3 चार्जेस इज 0। मतलब तीनों फोर्स को ऐड करने पे, जैसे ये वाला फोर्स है इस वाले डायरेक्शन का, जैसे हम निकालते हैं, इसका तो अपन ने निकाल लिया, √3f आ रहा था नीचे की तरफ, ठीक है, इसका आ रहा था √3f नीचे की तरफ। अब इस पर मान लो निकालोगे तो भाई साहब ये तो इसको, ये वाला तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ लग जाएगा। अब दोनों के बीच का एंगल नेचुरल 120 डिग्री है, तो एफ डायरेक्शन जो है, एफ नेट मैग्नीट्यूड तो फोर्स एफ के बराबर ही रहेगा। कैसे हो रहेगा, नेट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इस केस के लिए, f² प्लस 2f1 F2 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ रहता है, तो f² प्लस 2f² इंटू माइनस हाफ कर दो, तो ये आ जाएगा f² 2f² माइनस f² का अंडर रूट, ये आ जाएगा f² का अंडर रूट। तो नेट मैग्नीट्यूड तो f के बराबर होगा, बट ये इस डायरेक्शन में रहेगा यार। उसी तरीके से इसका भी मैग्नीट्यूड f के बराबर रहेगा और ये इस डायरेक्शन में रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड √3f के बराबर रहेगा, ये नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे ना, दोनों को अगर तुम ऐड करोगे वेक्टोरियली तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो नेट फोर्स 0 क्यों आता है, इट शोज़ दैट फ्रॉम द फैक्ट दैट कूलम्स लॉ इज कंसिस्टेंट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब कि जितना फोर्स इसने लगाया है, मतलब जितना फोर्स इस पे लगा है, उतना ही फोर्स, उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये भी इन दोनों पर लगा रहा है। तो बस ठीक है, वही है, ठीक है, वो न्यूटन कूलम्स जो भी न्यूटन का लॉ वो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। तो ये है। उसके बाद एक हम केस देख सकते हैं, एग्जांपल 1.8 और 1.9 को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इट्स रादर बेस्ड ऑन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कुछ, जैसे कि ये कह रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड इतना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है तुम्हारा न्यूटन और चार्ज होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इतना, डिस्टेंस तुमको दिया गया है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज। अब फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी है, इस मैग्नीट्यूड को सेम रखा है, एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ठीक है, पहले के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, और अब क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ आएगा। सेकंड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इस पे ग्रेविटी फोर्स तो mg नीचे की तरफ दोनों ही केस में लग रहा है भाई, ठीक है। तो अब इसमें जो नेट फोर्स है केस 1 में, वो आ जाएगा नेट फोर्स जो नीचे की तरफ है mg माइनस f इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस केस में नेट फोर्स आ जाएगा mg प्लस f इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो यही चीज़ है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब कि डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये कह रहा है कि भाई फील्ड ऊपर की तरफ है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अगर फील्ड ऊपर की तरफ है तो फोर्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ लगेगा यार।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर में है, तो इसका मतलब जो फोर्स है, अगर मैं फोर्स को दिखाऊं वो नीचे की तरफ लगेगा, है ना। ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे ना, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन E/m हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टोटल फोर्स हो गया ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर मिल गया मेरे को, तो सिंपल है, जब नेट एक्सेलरेशन तुमको मिल ही चुका है तो उससे तुमको टाइम निकालना इजी रहता है। कैसे रहता है, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा, इसमें जो तुमको शायद दिया गया है कि तुमको शायद मास को इग्नोर करना है प्रोबेबली ना, ठीक है, इसमें शायद मास को इग्नोर करना है। तो नेट फोर्स जो है mg इसमें कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, mg को कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। तो नेट फोर्स जो इस केस में जो आ रहा था, इस केस में नीचे की तरफ लगेगा और इस केस में ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो यही चीज़ है। अभी इसमें क्या होता है, हम लोग का टाइम कैसे निकालता है, टोटल डिस्टेंस s = ut + ½ at² लगा देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना था, d था, = u, ये तो 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो ½ इंटू एक्सेलरेशन E/m इंटू t²। तो टाइम की वैल्यू मिल गई, टाइम यहाँ से मिल जाएगा, दिस = 2d/e इंटू m का अंडर रूट, ऐसे निकाल लेंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा। हाइट तो तुमको दिया गया है ही यार, हाइट दिया गया था 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में दिया गया उतना ही हो जाएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ऐसे निकाल लोगे तो इतना टाइम आ जाएगा ना, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की जगह यदि प्रोटॉन होता, ठीक है, तो उस पर भी कुछ, अगर मान लो ये प्रोटॉन होता, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटे, ये है, और प्रोटॉन की चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, +E होता है, तो उस पर फोर्स भी नीचे की तरफ ही लगेगा बेटे, है ना। तो लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, E टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन बेटे, ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद टाइम निकालने के बाद बेटे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप का आंसर आ गया। तो इसमें देख रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास छोटा था तो नेचुरली उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो कम टाइम लेगा ये। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, एक्सेलरेशन छोटा रहेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा बेटे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। अब जैसे मान लो तुम ग्रेविटी की बात करते हैं ना अपन, इस केस में तो चलो बहुत इजी था, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत इजी है, ठीक है। अब फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल कितना हो जाता है, g के बराबर आता है 9.8 मीटर/सेकेंड²। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मास सबको एक ही टाइम लगेगा बेटे नीचे आने के लिए, वो कितना लगेगा, ut + ½ at², तो ½ g t², इतना डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगेगा, 2h/g का अंडर रूट, और g तो सबके लिए कांस्टेंट है, इसीलिए टाइम सेम रहेगा बोथ प्रोटॉन के लिए एज वेल एज इलेक्ट्रॉन के लिए बेटे, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है भाई साहब, है ना। तो दिस इज हाउ इट गोज़। तो यही सब बात है। उसके बाद अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो वेक्टर पर ही बेस्ड है, एग्जाम्पल 1.9 है, जिसको हम लोग थोड़ा सा एक बार कवर कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाई दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली क्या क्या होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कर लेंगे, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। फ्लक्स एक बार समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम लोग आराम से मतलब कि बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ रिलेटिवली ईजी कंसेप्ट, ठीक है। एंड देन फ्लक्स एंड डाइपोल के बाद गॉस लॉ आता है।
गॉस लॉ के बाद अब उसके एप्लीकेशंस वगैरह आ जाएंगे, और गॉस लॉ के काफ़ी एप्लीकेशंस होते हैं, तो वहाँ पे फिर चैप्टर क्लोज कर सकते हैं हम लोग, मतलब दैट इज़ नॉट अ वेरी टफ थिंग। तो देर आर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद थोड़ा सा मतलब आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने रहते हैं, ठीक है। पहला आपको फ्लक्स पढ़ना है, फिर डाइपोल पढ़ना है, फिर डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, फिर गॉस लॉ है ना। इसके बाद सब खत्म, और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है, कहाँ कहाँ पर गॉस लॉ एप्लीकेबल है। तो इसके बाद ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये इजी वाला चैप्टर था, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इसका एग्जांपल 1.9 देख लेते हैं। बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट टॉपिक में जैसे जैसे नए नए टॉपिक्स गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह जैसे पढ़ेंगे, डाइपोल वगैरह, तब उसके हिसाब से हम लोग उसमें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 और द मैग्नीट्यूड इतना एंड इतना आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट। जैसे ये दे रहा है Q1 Q2 चार्जेस है, दोनों इतना है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट A B and C। अब देखो भाई, पहला पॉइंट है तुम्हारा A, ठीक है। Q1 Q2 तो तुमको पता है कितना मैग्नीट्यूड है, ये Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है बेटे। तो अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया बेटे, टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम रख दिया, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, और इस नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा बेटे, ठीक है। इसके वजह से कितना हो जाएगा, KQ/R²। इसके वजह से R कितना है 0.05 मीटर, Q कितना है, ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है। अब इसके वजह से डायरेक्शन ऐसा है, अब इसके वजह से क्या आ जाएगा, अगेन KQ/R², लेकिन डायरेक्शन फिर भी लेफ्ट टू राइट ही रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है बेटे, ठीक है। R की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दैट्स इट, इतना आ जाएगा, इससे डबल हो जाएगा बेटे, ठीक है। उसके बाद अब बी पॉइंट पर ज़रा देखते हैं। देखो ये बी पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। तो Q1 तो इसको बेटा धक्का दे रहा है, और Q2 बेटा इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। इसके वजह से Q1 की वजह से इस पर जो फील्ड लगेगा ये आ जाएगा KQ/R²। R की वैल्यू 0.05 है। अब ये जो अट्रैक्ट कर रहा है इसको नेगेटिव वाला, ये कितना आ जाएगा, KQ/ इतना बड़ा वाला R², तो ये 0.15 मीटर आ जाएगा बेटे, ठीक है। यहाँ पे 0.15 मीटर R² आ जाएगा, यहाँ पे 0.05 मीटर ही रहेगा, KQ अपन ले रहे हैं, ठीक है। एक ये इस पॉइंट पे ये वाला तो इसको रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो दोनों का जो नेट जो फील्ड आएगा वो इस दिस माइनस दिस आ जाएगा ना, दिस माइनस दिस आ जाएगा बेटे, ठीक है ना। दैट इज़ अ ईजी थिंग, राइट, बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था इसमें, ठीक है ना। अब सी पर देखते ज़रा मैग्नीट्यूड कितना रहता है। सी पे मैग्नीट्यूड तो तुमने पहले भी निकाल रखा है। देखो ये वाला तो इसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर देगा बेटे। अब दोनों का एंगल कितना है दोनों के बीच में, देखो ये तो 60 डिग्री होता है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा बेटे। नेट डायरेक्शन राइट साइड में आ जाएगा इसका, और इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F1² + F2² + 2F1F2 cos ऑफ 120 डिग्री, है ना। और F1 और F2 की वैल्यू सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज की वैल्यू सेम है ना। तो नेट फोर्स cos 120 डिग्री की वजह से नेट फोर्स भी F रहेगा, लेकिन वो राइट साइड में आ जाएगा बेटे। तो नेट फोर्स तो उतना ही रहेगा, जितना रहता है ना उतना ही रहेगा बेटे, ठीक है ना। तो ये उतना ही रह जाएगा, बात समझ में आ गई होगी, है ना। सो दिस कंक्लूड्स आर दिस टॉपिक टिल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल वगैरह और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे रिलेटेड आगे के सॉल्व एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट।